बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज जो है एग्जाम्पल करेंगे छठे चैप्टर ही के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 4। और ये एग्जाम्पल जो है वो पेज नंबर 98 पर मौजूद है। ठीक है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के सुनाता हूँ। ये कह रहा है जनाब, एक टेलीफोन पोल ऑफ मास 300 kg इज 30 मीटर लॉन्ग। टेलीफोन का एक पोल है जिसका मास 300 किलोग्राम है और वो 300 मीटर लंबा है। ठीक है, काफ़ी लंबा पोल है। इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 10 मीटर्स फ्रॉम द थिक एंड। पोल का जो मोटा वाला हिस्सा है उसके लिहाज से अगर आप चलें तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो 10 मीटर के फासले पर है। व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द थिन एंड। पतले वाले सिरे पर कितनी फोर्स लगाई जाए, ठीक है, टू मेंटेन द पोल इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कि आप पोल को हॉरिजॉन्टल पोजीशन ही में रख दें। व्हेन इट इज सपोर्टेड एट इट्स मिड पॉइंट, जब उसको मिड पॉइंट से सपोर्ट दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम इस सवाल को समझते हैं। सवाल में ये कहा गया है कि एक पोल है, ठीक है जी, एक पोल है जो टेलीफोन का पोल है और एक साइड उसकी मोटी है और एक साइड उसकी पतली है। ठीक है, ये एक पोल है टेलीफोन का और इसका जो मास है वो 300 किलोग्राम है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है वो 30 मीटर है। जी, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 30 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल फासला है वो 30 मीटर है। ठीक है, लेकिन इसका क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है, सारा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। यहाँ मास कम है पतले होने की वजह से, यहाँ मास ज़्यादा है मोटा होने की वजह से। लिहाजा इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो गुजर रहा है 10 मीटर के फासले से। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर सिर्फ 10 मीटर का जो फासला है वहाँ से उसका वेट गुजर रहा है और वो वेट है 300 kg, उसका मास है। तो 300 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 9.8 से। ये इसका वेट गुजर रहा है। ठीक है, अच्छा, और इसको बिल्कुल बीच में हमने, बीच का मतलब जहाँ 15 इसका वो आएगा, वहाँ पर हमने इसको किसी चीज़ पे टिकाया है। ठीक है, अच्छा, जब इसको टिकाया है तो ये वेट इधर ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर हम कितना वेट इस पर रखें, ये कितनी फोर्स इस पे लगाएं कि ये हॉरिजॉन्टली बैलेंस हो जाए। ये है सवाल। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है? 15, इसलिए कि इसको मिड पॉइंट पर हमने नीचे से जो टेक दी है वो उसके मिड पॉइंट पर दी है। ठीक है, तो ये सवाल है, आप समझ पाए कि एक पोल है, उस पोल को आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए इस छोटे वाले सिरे पर कितनी फोर्स लगानी है ये हमें मालूम करना है। जबकि इसका अपना वज़न कितना है? 300 किलोग्राम मास है इसका, और वो मास बिल्कुल बीच में नहीं गुजर रहा, बल्कि वो यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो बुनियादी तौर पर इसके बीच में टेक लगाने से ये ऐसे भी घूम सकता है और अगर यहाँ से फोर्स लगाई जाए तो ये ऐसे भी घूम सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें ये वाला जो वेट है ये भी एक टार्क पैदा कर रहा है, उल्टे घड़ी की तरह घुमा रहा है। जब ये इसको यहाँ ऐसे दबाएगा तो ये पूरा पोल कैसे घूमेगा? ऐसे उल्टी घड़ी की तरह घूमेगा। और ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स जब इसको यहाँ ऐसे दबाएगी तो ये पोल कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, सीधी घड़ी की तरह। इसका मतलब है इस पर दो टार्क अप्लाई हो रहे हैं, एक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम की दूसरी कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? तमाम टार्क्स का मजमुआ 0 के बराबर हो।
अब इसमें दो टार्क हैं, एक उसका वजन और वजन का बाजू। देखिए अगर ये यहाँ पर फुलक्रम है, ठीक है, और ये वजन है, तो वजन से वो पॉइंट जिसके गिर्द चीज घूम रही है वो कितनी फासले पर है। अगर ये 10 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना बना, 5 मीटर, ठीक है। तो ये इसका वजन है और ये वजन का बाजू है, W × 5। मैंने इसको प्लस में लिया है, क्यों? क्योंकि ये वो टार्क है जो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम हमेशा प्लस में लेते हैं। अच्छा, और ये वाला जो टार्क है जो इसको क्लॉकवाइज से घुमाएगा, इसको हम हमेशा माइनस में लेते हैं। माइनस वो वाली फोर्स और आर्म ऑफ द फोर्स, जब ये यहाँ से ऐसे घूमेगा तो ये मिड पॉइंट ही जिसके गिर्द ये घूम रहा है, तो ये फोर्स हो गई, ये आर्म ऑफ द फोर्स हो गई 15, ठीक है। इन दोनों का जो मजमुआ होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए 0 के। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। W की जगह मैंने क्या लिखा, 300 मास और 9.8 उसका एक्सेलरेशन, m × g, और × 5 ऐसे आ गया माइनस का, इसको वहाँ ले जाइए, f × 15 वहाँ आ गया, ठीक है। f यहाँ मल्टीप्लाई कर 15 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा 9.8 × 5, नीचे आगे 15। 5 को 1 से काटा, 5 3 ज़ा 15, और 3 को हम जब इससे कैंसिल करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 2 0 से यहाँ से आगे 100 और यहाँ से आगे 9.8 = फोर्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनता है 980 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर 980 न्यूटन फोर्स लगाएं, ठीक है, तकरीबन अगर इसको मास में कन्वर्ट करें तो 98 किलोग्राम जो है वो बनता है। अगर मास रखते हैं 98 किलोग्राम का भट्टा, तो ये जो पूरा पोल है ये बैलेंस हो जाएगा। तो या तो 980 न्यूटन फोर्स लगाइए, या फिर लगभग 98 किलोग्राम का एक भट्टा अगर यहाँ रख दिया जाए तो फिर ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, ठीक है। हम कर रहे हैं अब एग्जाम्पल नंबर 5 और ये है पेज नंबर 100 पर, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ एग्जाम्पल 5 6.5 और पेज नंबर 100, ठीक है। पहले आप तवज्जो से सवाल को समझें, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर हम इसकी तस्वीरी शक्ल बनाएंगे और देखेंगे कि क्या पूछा गया है। कहते हैं अ यूनिफॉर्म रॉड 10 मीटर्स लॉन्ग, एक जो है वो लोहे की रॉड है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि उसका मास हर जगह एक जैसा है, ऐसा नहीं कि कहीं से पतला है कहीं से मोटा है, बल्कि पूरी जो रॉड है वो यूनिफॉर्म है। जैसे इससे पिछले वाले सवाल के अंदर पोल जो है वो यूनिफॉर्म नहीं था, वो एक जगह से मोटा था और एक जगह से पतला था। तो ये लफ्ज़ यूनिफॉर्म इस्तेमाल करते हैं इसीलिए कि जिसमें मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो आ यूनिफॉर्म रॉड 10 मीटर्स लॉन्ग एंड वेटिंग 30 न्यूटन, ठीक है। एक यूनिफॉर्म रॉड है, 10 मीटर लंबाई है उसकी, और उसका वजन जो है वो 30 न्यूटन है। इज सपोर्टेड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन अ फुलक्रम, उसको फुलक्रम पे रखा गया है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। विद वेट ऑफ 40 न्यूटन एंड 50 न्यूटन सस्पेंडेड, एक तरफ 40 न्यूटन का वजन लगा है, एक तरफ 50 न्यूटन का वजन लगा है फ्रॉम इट्स एंड, उसके एंड से, ठीक है। एज शॉन इन फिगर, जैसे कि तस्वीर में लिखे, मैं भी बनाता हूँ तस्वीर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द फुलक्रम, आपको फुलक्रम की पोजीशन मालूम करनी है, ठीक है। तो एक राड है 10 मीटर की, ये हमने एक राड बनाई 10 मीटर की, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 10। उसके बाद ये कहते हैं कि उसके दोनों तरफ, एक तरफ 40 न्यूटन वेट लगा हुआ है और एक तरफ 50 न्यूटन वेट लगा हुआ है, ठीक है। और इसका खुद का अपना जो वजन है वो 30 न्यूटन है, क्योंकि यूनिफॉर्म है लिहाजा इसके बिल्कुल बीच में, ठीक है भाई। इसमें असल में इसमें 3 टार्क हैं। एक टार्क तो ये 30 न्यूटन वाला है जो इसको राड को ऐसे घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज,
और एक ये 50 न्यूटन वाली फोर्स है जो टार्क बनेगी और इस पूरी राड को इसके गिर्द ऐसे घुमाना चाहेगी क्लॉकवाइज। और एक ये जो हमने एज लगाया है नीचे से इसको संभालने के लिए, एक ये जो फोर्स लगा रहा है, अगर हम इसको रेफरेंस मानते हैं तो ये वाली फोर्स इस राड को ऐसे घुमाना चाहती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहती है एक टार्क, और दो टार्क जो है इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। जबकि ये वाला टार्क जो है वो ज़ाया हो रहा है, इसलिए कि ये उसी मुकाम पर लग रहा है जिसके गिर्द इस राड को घूमना है। ठीक है, तो इसमें हम 3 टार्क ले रहे हैं। पहला टार्क मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाली फोर्स। अच्छा, अब ये वाली फोर्स, ठीक है, हमें ये पता चलाना है कि ये कितने फासले पर हमें ये एज लगाना है कि ये बैलेंस हो जाए। तो ये फासला कितना है ये हमें नहीं पता, इस फासले को हम मान ले रहे हैं x। तो पहला जो टार्क होगा जो इसमें एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है उसको हम कह रहे हैं F इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएं, दूसरा जो टार्क है वो क्या होगा माइनस में। माइनस में कौन सा टार्क होगा 30 इंटू ये वाला फासला। ये फासला क्योंकि पूरी राड का 10 मीटर है, लिहाजा जो 30 है जो उसका वेट है वो सेंटर से गुजर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का फासला 5 होगा। तो 30 इंटू 5। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद ये 50, और 50 जो फासला यहाँ तक पूरा जो आर्म ऑफ द फोर्स होगा वो उस राड के लेंथ के बराबर होगा, माइनस का 50 इंटू 10। और ये जो सब हैं ये सब बराबर होने चाहिए किसके, ज़ीरो के, अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम का सेकंड लॉ कि तमाम टार्क्स का मजमुआ 0 होता। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकला F इंटू एक्स, माइनस का 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें 150, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 500 इज इक्वल टू 0। Fx ऐसे लिखा मैंने, हमको ये x मालूम करना है, F भी हमें नहीं पता अभी, और 150 और ये मिलके हो गए 650 इज इक्वल टू 0, और F इंटू एक्स इज इक्वल टू 650। ये एक इक्वेशन हमने बना के रख ली। इसमें अगर हमें F पता चल जाए तो हम आसानी से x मालूम कर सकते हैं। चलिए, अब हमें x का कैसे पता चलेगा। ठीक है, x पता चलाने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, ये वाले f का हमें अगर पता चल जाए तो इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कितने डिस्टेंस के ऊपर हमें ये एज लगाना होगा। इसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन लगा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये है कि तमाम फोर्सेस का मजमुआ 0 के बराबर होता है और तमाम फोर्सेस के x कंपोनेंट का मजमुआ भी 0 होता है और तमाम फोर्सेस के y कंपोनेंट का मजमुआ भी 0 होता है। ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरे सिस्टम में देखें तो x की जानिब तो कोई फोर्स नहीं लग रही, ये तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। एक ये 40 लग रही है, एक 30 लग रही है, एक 50 लग रही है, और एक ये F लग रहा है। तो ये जो 3 आपके पास फोर्सेस हैं, ये नीचे हैं, ये नेगेटिव में है, और एक फोर्स जो है वो ऊपर है पॉजिटिव में। तो मैं लिख रहा हूँ F पॉजिटिव में। ठीक है, फिर ये माइनस का 40, फिर ये माइनस का 30, और फिर ये माइनस का 50। ये सब बराबर होंगे किसके, 0 के। ये मैंने ये वाली कंडीशन लगाई है कि समेशन ऑफ ऑल y कंपोनेंट, ये y डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस हैं उन सब का मजमुआ 0 के बराबर होगा। तो जितनी फोर्सेस थी प्लस डायरेक्शन में
और माइनस डायरेक्शन में, उन सबको हमने किसके बराबर ले लिया, 0 के। अब f बराबर है -40 और 30 80 और 150, 8 और 3 4 और 3 7 5 12 120 इज इक्वल टू 0। f इज इक्वल टू 120 वहाँ जाके प्लस का हो गया 120। यहाँ से हमारे पास निकल आई f की वैल्यू। ये f की वैल्यू उठाकर हम पुट कर रहे हैं इस, ठीक है। तो पुटिंग f इन इक्वेशन a, इक्वेशन a हमारे पास क्या है, f इंटू एक्स इज इक्वल टू 650। मैंने f की जगह क्या लिखा, 120 इंटू एक्स इज इक्वल टू 650। ये वहाँ जाके डिवाइड करेगा, 650 डिवाइडेड बाय 120, 0 से 0 कट गया, 12 पंजे 60 और 12 चौक 48 और 12 एकम 12, लगभग 5.4 मीटर, 5.4 मीटर। इसका मतलब ये है कि 5 मीटर तो ये बन रहा था, यहाँ से मज़ीद 0.4 मीटर अगर हम आगे बढ़ा दें तो फिर ये एक ऐसा सिस्टम बन जाएगा जो इस पूरी राड को हॉरिजॉन्टल के अंदर बैलेंस कर दे। तो हमें ये पता चलाना था असल में कि इस एज को हम, इस फुलक्रम को हम कहाँ रखें यहाँ से। तो हमने क्योंकि इसको रेफरेंस मान लिया था और यहीं से हमने इसका डिस्टेंस x माना है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से 5.4 मीटर के फासले पर अगर आप ये एज रखेंगे तो ये राड हॉरिजॉन्टल बैलेंस हो जाएगी। ठीक है भाई, अब हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल 6.6 और ये है पेज नंबर 100 पर। एग्जाम्पल 6.6 पेज 100। ठीक है, पहले मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। A uniform beam 15 meter long weighs 100 Newton and is arranged as shown in figure 6.2। एक फिगर है, उसके तहत एक राड जो है वो बांधी गई है। ठीक है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग ये आपको मालूम करना है, और द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बीम, ठीक है, एट द हिंज। अच्छा, तो सबसे पहले हम तस्वीर बनाते हैं, जो तस्वीर दी गई है उसी के मुताबिक फिर सवाल को हल करेंगे। सवाल में कहा गया है कि एक दीवार है, ठीक है जी, ये दीवार है हमारी, इस दीवार में एक राड जो है वो ठोकी गई है यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, और इस राड की जो लंबाई है वो है 15 मीटर, 15 मीटर लंबी है ये राड, और यहाँ पर, और इसका अपना जो वेट है वो 100 न्यूटन है। तो ये तो मैंने, ये अगर इसका सेंटर मान लें यूनिफॉर्म है तो ये 100 न्यूटन इसका वेट है, और इसकी जो लंबाई है वो 15 मीटर है। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर एक वेट बंधा हुआ है, वो खुद भी 100 न्यूटन का है, वो खुद भी 100 न्यूटन का है। ठीक है, अब इसको सहारा देने के लिए, कि ये इसको बैलेंस करने के लिए एक जो है वो स्ट्रिंग बांधा गया है यहाँ से यहाँ तक, जिसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता चलाना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, एक तो ये मालूम करना है, ठीक है, और दूसरा क्या मालूम करना है, दूसरा मालूम करना है कि जो इस दीवार में जहाँ पर इसको ठोका गया है, तो इसमें एक बनेगा हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक बनेगी वर्टिकल फोर्स। ठीक है, यानी ये जो दीवार है, ये दीवार संभाल रही है ना, क्योंकि ये इसको खींच रहा है। दीवार, ये वाली राड इस दीवार पे भी जोर लगा रही है ऐसे करके। ठीक है, अच्छा, इसका रद्द-ए-अमल भी पेश हो रहा होगा दीवार की तरफ से। अगर दीवार कमज़ोर हुई तो क्या होगा, ये वाली राड इस दीवार के अंदर घुस जाएगी। तो सवाल ये है कि ये जो दीवार है ये कितना
रद्द अमल लगा रही है, ये हमें मालूम करना है। एच, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। इसी तरह से अगर ये नीचे ही गिर जाए, अंदर जाने के बजाय ये कहाँ गिर जाए, नीचे गिर जाए, तो इसका मतलब है दीवार इसको नीचे गिरने से भी बचा रही है, क्योंकि इसमें भी वेट है, इसमें भी वेट है। ये इस पूरे को नीचे गिरा सकती है, ये दोनों वेट इस पूरी राड को इस दीवार के अंदर से खुरचते हुए नीचे ला सकते हैं। तो दीवार जो है वो एक नीचे से भी रद्द अमल लगा रही है, इसको हम कह रहे हैं वर्टिकल फोर्स, ठीक है। तो दीवार हॉरिजॉन्टली कितना रद्द अमल लगाएगी इसको संभालने के लिए, और दीवार वर्टिकली कितना रद्द अमल लगाएगी इसको संभालने के लिए। ये दो बातें भी हमें मालूम करनी है और उसके साथ साथ हमें टेंशन भी मालूम करनी है, ठीक है। तो सवाल मेरा ख्याल बहुत आसान और समझ में आने वाला है, लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, इस सवाल में हम इक्विलिब्रियम के दोनों लॉज को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये जो फोर्स जा रही है टेंशन, इसके दो कंपोनेंट्स बन सकते हैं। एक कंपोनेंट तो ये होगा एक्स, मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को आसान बनाने के लिए इस ड्राइंग से बाहर बना रहा हूँ। ये इसका वाई कंपोनेंट हो गया टी का, और ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, ठीक है। ये फोर्स ऐसे जा रही है इसको खींचने के लिए, इसके दो हिस्से बन गए, एक वो जो इसको ऊपर उठा रही है राड को, और एक वो जो इस पर यहाँ जोर लगा रही है। तो यहाँ जो जोर लगा रही है वो टी एक्स है, और यहाँ जो जोर लगा रही है वो टी वाई है। तो सबसे पहले हम लगा रहे हैं फर्स्ट कंडीशन। वो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस भी 0 होंगे, और समेशन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेस भी 0 होंगे। सबसे पहले एक्स कंपोनेंट, एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस इसमें लग रही हैं। देखिए, एक तो फोर्स ये लग रही है एक्स डायरेक्शन में है, और एक फोर्स ये लग रही है एक्स डायरेक्शन में जो इस टेंशन का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। तो एच को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और टी एक्स को हम नेगेटिव लेंगे। तो एच माइनस टी एक्स बराबर है 0। ये मैंने इस कानून को यहाँ लिखा, ठीक है। तो एच माइनस का डी एक्स वहाँ ले जाइए, वहाँ प्लस का डी एक्स हो जाएगा। एच बराबर होगा किसके, टी दरअसल क्या है हमें पता नहीं है, और एक्स क्या है कॉस 60। तो हमने यहाँ से निकाल लिया एच की वैल्यू कि वो बराबर होगी किसके, टी कॉस 60 के, ठीक है। अब y कंपोनेंट्स के सारे मजमूए देखें, y कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ लग रहा है। एक तो y ये लग रहा है, ठीक है, एक y ये लग रहा है, एक y ये लग रहा है, और एक y ये लग रहा है। ये दोनों y पॉजिटिव हैं और ये दोनों y नेगेटिव हैं। लिहाजा अब हम क्या कह सकते हैं इस सिनेरियो में, v पॉजिटिव है, ठीक है, और ty पॉजिटिव है, जबकि ये दोनों नेगेटिव हैं। 100 जो उसका अपनी राड का वज़न है, और वो वाला 100 जो आपने कोई चीज़ उस पर बांधी हुई है, इन सब का मजमू भी 0 के बराबर है। तो v प्लस टी वाई इज़ इक्वल टू, ये 100 वहाँ जाके कितने हो गए 200। तो v मैंने ऐसे लिखा प्लस टी वाई, बल्कि v को भी वहाँ ले जाओ, टी वाई को वहाँ जाके क्या हो जाएगा 200 माइनस का टी वाई। तो v इज़ इक्वल टू 200 माइनस का टी वाई की जगह टी साइन थीटा या 60। एक वैल्यू हमारे पास v की ये आ गई, ठीक है। मैं ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा करके, ताकि हम अगला जब कानून लगाएं तो इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। h बराबर है t cos 60 और v बराबर है 200 माइनस का t साइन 60, ठीक है। ये हमने लगा दिया पहला कानून। अब हम इस पे लगाएंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ ये है कि तमाम टार्क्स का मजमुआ 0 के बराबर होता है। तो अब हमें देखना ये है कि कौन कौन सी
टार्क इस पर अमल कर रहे हैं, ठीक है। ये तो वो पॉइंट है जिसके गिर्द ये रॉड घूमेगी, ऐसे या ऐसे। तो इस पॉइंट पर अमल करने वाली V और H तो ज़ीरो हो गए, क्योंकि इसमें फोर्स तो है लेकिन आर्म ऑफ द फोर्स नहीं है, इसलिए ये टार्क तो नहीं माने जाएंगे। अब बचा आपके पास ये वाली फोर्स जो उसको नीचे की तरफ घुमा रही है, एक ये वाली फोर्स जो उसको क्लॉकवाइज घुमा रही है, और एक Ty जो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि तमाम टार्क्स का मजमुआ बराबर होगा ज़ीरो के। तो पहले मैं ले रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो कि प्लस में होता है, तो ये Ty है और ये इसका आर्म ऑफ द फोर्स, ये फोर्स है और ये इसका आर्म ऑफ द फोर्स। तो Ty इंटू 15 ये हो गया प्लस टार्क, जबकि ये जो टार्क है ये माइनस में है, क्योंकि क्लॉकवाइज टार्क हम माइनस में लेते हैं। तो 100 इंटू 7.5, ये मैं 7.5 क्यों ले रहा हूँ? इसलिए कि ये यूनिफॉर्म रॉड है और ये वेट बिल्कुल बीच में से गुजर रहा है। अगर ये 15 होगा तो इसका सेंटर जो है वो 7.5 होगा। तो मैंने लिखा 100 इंटू 7.5। माइनस क्यों लिया? आपको पता है ना कि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज का टार्क हमेशा माइनस में लेते हैं। दूसरा टार्क भी क्लॉकवाइज है, 100 इंटू 15, ये 100 फोर्स है और ये आर्म ऑफ द फोर्स है। ये सब बराबर होंगे किसके? ज़ीरो के। तो मैंने लिखा Ty की जगह T साइन 60 इंटू 15, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये बना 700, ये बना 75, 750, ठीक है। 100 को मल्टीप्लाई किया 7.5 से 750 और इसको मल्टीप्लाई किया इससे 1500 इज इक्वल टू ज़ीरो। दोनों प्लस कर लीजिए, T साइन 60 इंटू 15 माइनस का 15 और 7 2250 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये 2250 मान ले जाइए। T साइन 60 इंटू 15 इज इक्वल टू 2250, 15 को मान ले जाइए। T साइन 60 इज इक्वल टू 2250 डिवाइडेड बाय 15, 15 से डिवाइड करें, साइन 60, तो 15 से 1 घटा 15 एकम 15, 15 एकम 15, 7 बचे 75, 15 पंजे 75, 0 150, 150, ठीक है। तो T बराबर है 150 डिवाइडेड बाय साइन 60, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकालता हूँ। तो मैंने लिखा 150 डिवाइडेड बाय साइन 60, 60 का साइन जवाब आ गया 173.20, 173, टेंशन बराबर है 173.20 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रॉड हमें ऐसे ही लगा के रखनी है तो जो स्ट्रिंग हमें ख़रीदनी है, जो डोरी हमें ख़रीदनी है, उसका टेंशन 173.2 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी 175 ले सकते हैं आप, 180 ले सकते हैं। ये हमारे पास टेंशन आ गया इस रॉड का। अच्छा, हमें ये भी पता चलाना था कि हॉरिजॉन्टल दीवार कितना रद्द-ए-अमल लगा रही है और वर्टिकल दीवार कितना रद्द-ए-अमल लगा रही है। तो हम इसमें अब T की जगह पर T की वैल्यू रख कर मालूम कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बराबर है T की जगह मैंने क्या लिखा, 173.20, और कॉस मैंने ऐसे लिखा, और कॉस 60 की वैल्यू से मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 173.20 इंटू कॉस 60 की वैल्यू से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 60 का कॉस, ये 0.5 होता है, तो 86.6, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आपके पास क्या आ गया, 86.66 न्यूटन, ठीक है। इसी तरीके से आपको वर्टिकल निकालना है, तो वर्टिकल का हमने क्या फार्मूला निकाला हुआ है, 200 इंटू टी, ठीक है। टी की जगह आप ये भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट 150
डिवाइडेड बाय साइन 60, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर भी t के बाद क्या है, साइन 60 है, तो मैं इस 60 साइन 60 से साइन 60 काट के वर्टिकल बराबर है 15 दूनी 30, 1 2 3 1 2 3 30,000 न्यूटन ये वर्टिकल है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चला कि वर्टिकल कितना होगा और हॉरिजॉन्टल कितना होगा। मैंने सही किया है गलत किया है? ये माइनस में था, ठीक है, यहाँ पे 200 के बाद जो है वो t माइनस में था, मैंने यह माइनस लिखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई। 200 माइनस का 150 और ये बनेगा 50 न्यूटन। तो वर्टिकल फोर्स बनी इसकी 50 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल फोर्स बनी इसकी 86.66 न्यूटन। ठीक है।